हेलो बच्चों, आज हम अपना कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ 2 पढ़ेंगे। जो हम विषय पढ़ रहे थे हमारा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। हमने 2 लेखन जो है पहले पढ़ चुके हैं, हम अखबार और रेडियो पार्ट 1 में। आज हम जो है अपने बाकी बचे हुए हैं जो हमारे लेखन है वो इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों जल्दी से हम शुरू करते हैं। हमारा जो बचा हुआ है यानी तीसरा जो हमारा लेखन है, जो हमारा माध्यम है वो क्या है? हमारा टेलीविज़न। टेलीविज़न में दृश्यों की महत्वता सबसे ज़्यादा है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम और इसके लिए समाचार या आलेख यानी स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है हमारे शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। टेलीविज़न लेखन प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो आसमान की ही बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी है तो हम उसी का जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है तो क्या करेंगे? खास अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह से बन सकता है कि दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्यों के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है, और दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीके पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। दिल्ली में आग की खबर को टीवी में पेश करने के लिए प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेज़ी से फैल गई। तो ये बच्चों डिफरेंस है। जैसे मैंने 2 आपको पहले भी बताए थे, अब आप देख रहे होंगे कि टेलीविज़न बिल्कुल ही अलग है। टीवी पर खबरों के जो हैं विभिन्न चरण होते हैं। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देखने का मूल आधार वही होता है जो कि प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी ये सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शक तक पहुंचती है। तो कौन कौन से चरण है? पहला है, देखो, जैसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, फिर ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। अब हम जानते हैं कि होते क्या हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले कोई भी बड़ी खबर जो है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। दूसरा था हमारा ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि क्या, कहाँ, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। तीसरा है हमारा फ़ोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसे जानकारी मिलती है वे सब दर्शकों तक पहुंचाता है। चौथा होता है हमारा एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब इन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचनाओं से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। पांचवा होता है हमारा एंकर बाइट। बाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है कि घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाया जाता है और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है कि मतलब जो कहा जा रहा है वो सत्य है। तो आसपास के लोगों से पूछा भी जाता है जो घटना के समय वहाँ पर थे। लाइव क्या होता है? लाइव यानी किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। आपने देखा भी होगा टीवी पे कई चीज़ें लाइव आती हैं तो मतलब वो सीधा वहाँ से आपको दिखाई जाती हैं। तो सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी भी बड़ी घटना का दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधा पहुँचाया जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन
OB1 के ज़रिए घटना के बारे में सीधा दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं। अब 7वां है हमारा एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने के एक ज़रिया होता है। इससे संबंधित घटनाओं के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के ज़रिए ज़रूरी सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां जैसी ज़रूरत होती है वहाँ वैसे ही वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। शब्दों का काम दृश्यों को आगे ले जाना है ताकि वे दूसरे दृश्यों से जुड़ सकें, उसमें निहित अर्थ को सामने लाएं ताकि खबर के सारे आश्रय खुल जाएं। अक्सर क्या होता है, टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे। इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निपट जाता है। लेकिन कोई भी कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज़्यादा बड़े मायने दे सकता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे के शॉट्स के साथ दिखाया जा सकता है। इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका यह भी है। अब बच्चों, हम समझते हैं रेडियो टेलीविज़न समाचार की जो भाषा शैली है वो कैसी होती है ना। रेडियो टेलीविज़न आम आदमी के माध्यम है। जैसे भारत एक विकासशील देश में अनेक श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक, मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी होते हैं। तो इन सभी लोगों की सूचनाओं की ज़रूरत पूरी करना हमें ध्यान रखना चाहिए ना, ज़रूरतों को पूरा करना। तो रेडियो और टेलीविज़न का उद्देश्य यही है। जाहिर है कि लोगों तक पहुँचाने का माध्यम भाषा है, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी की समझ में आसानी से आ जाए, लेकिन साथ ही साथ भाषा के स्तर को और उसकी गरिमा को भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रेडियो टेलीविज़न के समाचारों में अपनी बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं ताकि सबको समझ में आ जाए। जब भी कोई खबर लिखी नहीं हो तो पहले उसके प्रमुख बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। हमें कितना सरल संप्रेषीकरण या संप्रेषणीय और प्रभाव, हम कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, ये जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि हम समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ लें। भाषा प्रभावमयी होनी चाहिए, तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए हमें, रेडियो टेलीविज़न पर भाषा शैली का स्तर पर काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे देखो कि पहले कई शब्द हैं जिनके अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में इसके प्रयोग से बचना चाहिए। जैसे निम्नलिखित, उपयुक्त, अधूर, हस्तलिखित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग जो है इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और इनकी जगह और या लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है हमारा, साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर ज़रूरी विशेषणों और समासिक तथा तत्सम शब्दों आदि से हमें बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल सी लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षण और प्रभावी बनती है, इसलिए इनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से और जहाँ ज़रूरी हो बस वहीं करना चाहिए, अन्यथा भाषा के स्वाभाविक प्रभाव को ये जो है बंधित कर देते हैं, मतलब इसको ख़राब करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे हों, इन वाक्यों में अपनी बात कहने की क्षमता हो, वाक्यों में तारतम्यता ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ सा ना लगे, शब्द प्रचलित हों और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके, क्रय विक्रय की जगह खरीदारी, बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला, पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं। तो ये था बच्चों टीवी के बारे में, यानी टेलीविज़न के बारे में। अब हम अगला अपना माध्यम जो है हम पढ़ते हैं, जो हमारी माध्यम है हमारा इंटरनेट। क्या होता है इंटरनेट? इंटरनेट को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, ये वेब पत्रकारिता जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। नई पीढ़ी के लिए अब हम यह आदत सी बनती जा रही है कि जो लोग इंटरनेट के अभ्यासरत हैं या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब हम कागज़ पर छपे हुए अखबार उतने ताज़े और मनभावक नहीं लगते। उन्हें हर 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लग जाती है और वो अपने इंटरनेट के माध्यम से अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
अब आप देख ही रहे होंगे आजकल भी सब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब तो बच्चे भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो सभी को अब इंटरनेट पे खबरें पढ़ना, सुनना और देखना अच्छा लगता है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हर साल करीब 50-55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह यह भी है कि इंटरनेट पर आप अपने एक ही झटके में खबरें पढ़ सकते हैं, दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं। किसी भी समय का, किसी भी तारीख का अखबार, किसी भी घटना से संबंधित जो तथ्य थे वो सब आप इंटरनेट पर आसानी से पढ़ सकते हैं। इंटरनेट एक टूल ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार ही नहीं है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान या व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतर औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के दो रूप हैं। तो ज़रूरी नहीं है, जब इंटरनेट के देखो फ़ायदे हैं तो किसी चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो कई बार हमें ऐसी वीडियोज़ या जब हम खबर कुछ पढ़ रहे होते हैं तो कोई ऐसे दृश्य आ जाते हैं जो नहीं हमारे देखने लायक होते। तो ये भी हमें इसके ड्रॉबैक भी हैं। तो अब इसके दो जो पत्रकारिता के दो रूप हैं वो देखते हैं। पहला क्या है? पहला तो है इंटरनेट पर एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक अलग जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन तथा पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। टेलीविज़न या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी अखबारों की कतरनों को, फाइलों को ढूंढना पड़ता था, इकट्ठे करने पड़ते थे, वो आज चंद मिनटों में इंटरनेट के विश्वव्यापी संजाल के भीतर से आपको कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है और आसानी से आपको मिल भी जाती है। एक ज़माना था जब टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में हम 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्द एक साथ भेज सकते हैं। अब आगे देखते हैं इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है। इंटरनेट पर अखबारों के प्रकाशन, खबरों का आदान प्रदान वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर किसी भी रूप में खबर, लेखन, चर्चाओं परिचर्चाओं, बहसों, फीचर या झलकियों, डायरियों के ज़रिए हम जो है धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम भी करते हैं। तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। मतलब हम सारी चीज़ें एक साथ एक समय पर हम देख सकते हैं। इसका इतिहास देखते हैं। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास का पहला दौर था 1982-1992 तक, जबकि चला 1993 से 2001 तक। तीसरा दौर इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से अब तक का है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए वह प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबार की सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इस दौर में तकनीक स्तर पर इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम से ब्राउज़र आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अब हमारे पास उपलब्ध है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम से .com कंपनियों का उफान आया। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियां बंद हो गई। अब देखते हैं भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, है ना, इसको भी समझते हैं। अब भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जाता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ पर प्रयोग हुए, .com का तूफान आया, बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक,
आउटलुक की साइटें ही बेहतर है। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइट भुगतान के बाद ही देखी जा सकती है, मतलब इनके लिए पे करना पड़ता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। जो साइट नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक और जी न्यूज़ प्रमुख है। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है rediff.com। इंडिया एफोलाइंस व सीफी जैसी कुछ साइटें हैं। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कि गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। हिंदी नेट का संचार। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ। यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी थी। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती जा रही थी जो शुरू में नज़र आती थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी की फॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनेमिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है। इसके लिए कीबोर्ड की मानकीकरण करना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारे जो थे, ये 2 पार्ट में जो मैंने आपको समझाया है, ये हमारे थे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? अखबार पढ़ा, टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, ये सारी हमने पढ़ी हैं। तो इसी संबंधित आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप इससे अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और इसको पढ़कर आप समझ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पाठ कैसा लगा। इसे शेयर करें ताकि और लोगों तक ये पाठ पहुंच सके। धन्यवाद।